नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का डेल्टा एकेडमी में पुनः स्वागत है। दोस्तों, जब से समाज में वेलफेयर स्टेट की एक धारणा विकसित हुई है, यानी कि जो लोक कल्याणकारी समाज है उसकी धारणा विकसित हुई है, तभी से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वो मजबूत हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह लोक कल्याणकारी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि तभी वो एक सच्चे मायने में लोकतंत्र स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सरकारों की बात करते हैं तो जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो कई राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग देशों में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनके आधार पर चयनित होकर लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों का जन्म होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जो विभिन्न दबाव दल हैं या समूह हैं, या फिर ये कहें कि पूंजीपतियों का जो प्रभाव है उसमें वो आकर के इस लोक कल्याणकारी जो भावना है लोकतांत्रिक देशों की, उसको वो भूल जाते हैं और उनके जो परिणाम होते हैं वो बहुत अधिक जो भयावह स्थिति होती है उस तक वो पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है वो उन्हीं लोक कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति जो सरकार की सजगता है उसकी ओर रखा गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 1943 में जब ब्रिटिश उपनिवेश भारत में विद्यमान था, उस समय पर 1943 में बंगाल में एक भीषण अकाल आया और बहुत ही दुखद रिपोर्ट है। लगभग उस समय की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 3 मिलियन लोग केवल बंगाल में जो काल कवलित हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये अकाल का प्रभाव था कि 30 लाख लोग किसी एक क्षेत्र में भारत के वो मर जाएं, और इसके पीछे कारण था औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा जो संसाधनों का जो उपयोग किया गया या उसकी जो लूट मचाई गई ब्रिटेन के लिए, उस व्यवस्था में भारतीयों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारा अकाल विषय नहीं है, बल्कि जो विषय है उसका संबंध है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा से पहले हम कुछ टॉपिकों पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं खाद्य संबंधी जो विश्व खाद्य सुरक्षा को लेकर विभिन्न रिपोर्ट हैं, अगर हम उसमें भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित व्यवस्थाओं में से एक है, या ये कहें कि सबसे अधिक आबादी वाला जिसमें खाद्य असुरक्षित लोग निवास करते हैं वह भारत देश है। दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अगर अनुमानों से हम बात करें तो 2014 से 2019 के बीच जो असुरक्षा का दायरा था, जो खाद्य सुरक्षा का दायरा था, उसमें बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी जो थी वो 3.8% की थी। अर्थात अगर हम 2014 से 2019 के बीच लोगों की बात करते हैं तो भारत में 6.2 करोड़ लोग जो थे वो और अधिक इस श्रेणी में जुड़ गए जो खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे, या जो एक तरीके से भूखमरी की कगार की ओर जा रहे थे। इसी तरीके से अगर हम इस डेटा की डिटेल में बात करें तो 2014 से 16 में, यानी कि 2 वर्ष में, जो भारत की खाद्य सुरक्षा वाली आबादी थी वो 27.8% थी, और यह मध्यम या फिर गंभीर खाद्य असुरक्षाओं से पीड़ित थी। दोस्तों, 2017 से अगर 19 की बात करते हैं तो यह प्रतिशत बढ़कर जो पहले 27.8% था वो बाद में 31.6% हो गया। यह 2019 की स्थिति थी, और इस रूप में 2014-16 में जहां भारत में जो खाद्य सुरक्षा से जूझ रहे लोग थे, यानी कि जो भूखे लोग थे, उनकी संख्या 42.65 करोड़ थी, वहीं 2019 में
यह बढ़कर जो है वो 48.86 करोड़ हो गई। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर का एक डेटा है, उसके आधार पर ये व्याख्या है। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा होती क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, वर्तमान में क्या इसका परिदृश्य है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले खाद्य असुरक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम खाद्य असुरक्षा से संबंधित बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें 1975 में जो है एक परिभाषा पहली बार आई, और उसमें जो व्यवस्था थी वो है थी कि जो खाद्य सुरक्षा का मतलब है वह कोई आधारिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी सदैव उपलब्धता से होता है, अर्थात जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा उपलब्ध रहें, तो ये खाद्य सुरक्षा कहलाएगी। अमर्त्य सेन इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि जो हकदारियों के आधार पर खाद्य जो है वहाँ तक पहुँच पर जोर होना चाहिए सरकारों का। और यहाँ हकदारियों का जो मतलब है वो राज्य या सामाजिक रूप से जो उपलब्ध कराई गई जो अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से भी होता है जिनका उत्पादन और विनिमय जो है बाज़ार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ये बात हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी जो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, और राज्य सरकार द्वारा जो पूर्ति की जा रही है सब्सिडियों के आधार पर, या फिर हम सस्ते गल्ले की जो दुकान होती है जिसे राशन की दुकान कहते हैं, उसके माध्यम से जो वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, तो ये जो दूसरी वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं उसके साथ साथ जो है वो खाद्य जो पदार्थ हैं हमारे उस तक भी उस पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। तो अमर्त्य सेन इसे इस बात को इस रूप में कहते हैं कि हकदारियों के आधार पर जो है वो खाद्य जो पदार्थ हैं वहाँ तक पहुँच पर जोर देना चाहिए। अगर हम WTO की बात करते हैं तो उसके शिखर सम्मेलन में 1995 में घोषणा की गई कि वैयक्तिक और जो पारिवारिक या फिर क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर अगर हम खाद्य सुरक्षा का बात करते हैं तो ये तभी हो सकता है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जो है जो हमारी आहार संबंधी ज़रूरत हैं और जो खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त या सुरक्षित या फिर हम ये कहें कि इसमें साथ साथ पौष्टिक जो हमारा खाद्य पदार्थ है वहाँ तक जो है पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम एक जनरलाइज एक परिभाषा बना सकते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो खाद्य सुरक्षा है उसका तात्पर्य जो है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति और जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। और पूरे इतिहास पे खाद्य सुरक्षा जो है सदैव से एक चिंता का विषय रहा है। सन 1974 है उसमें विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 1975 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आई कि आधारिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सदैव उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। लेकिन इतनी भर से हम लोग बात नहीं करते। खाद्य सुरक्षा का मतलब पेट भरने से नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा खाना जो मनुष्य को पेट भरने के साथ साथ पौष्टिक जो उस आवश्यक पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराता हो, ताकि उसकी गरीबी और उसका जो शारीरिक विकास है वो सही से सुनिश्चित हो पाए, और उसके जो पोषण है, जो उसके गरीबी के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं या भूख के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे वो मुक्ति पा सके। तो खाद्य सुरक्षा में पेट भरने के साथ साथ पौष्टिक पदार्थों को भी जो है लिया जाता है। अगर हम खाद्य सुरक्षा के आयामों की बात करते हैं परिभाषा के आधार पर, तो इसमें 3 आयाम देखने को मिलेंगे कि खाद्य पदार्थों की पहुंच जो है वो सब लोगों तक सुनिश्चित होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ है और उपलब्धता है नहीं है तो वो सरकारी भंडारों में जो है खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखे हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस रूप में हम खाद्य सुरक्षा को जो है नहीं मान सकते हैं। तो इसमें उपलब्धता भी ज़रूरी है, साथ ही साथ उसका उपयोग भी होना चाहिए। कई बार आप लोग सुनते होंगे कि भंडारण में जो है 25%
या जो अनाज है वो हर साल जो अव्यवस्था के कारण सड़ जाता है या गल जाता है। तो इस प्रकार का जो कारण है, इसको अगर हम उपयोग में बदल पाएँ तो फिर खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। दोस्तों, आगे चलेंगे हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षित से भारत में जो हैं कौन कौन लोग जो हैं वो असुरक्षित हैं, या जो भरपेट खाना है। भरपेट खाने से मतलब, एक बार फिर याद रखेंगे, खाली पेट भरने से सुनिश्चित नहीं होता है, उसके साथ साथ पौष्टिक पदार्थ भी होने चाहिए। तो वो भारत में कौन से ग्रुप आइडेंटिफाई हैं? जैसे भूमिहीन किसान हैं। अगर हम गांव में देखेंगे तो बहुत सारा जनसंख्या जो है इस प्रकार की है जिसके पास भूमि नहीं होती है, लेकिन वो कृषि कार्यों में लिप्त होता है, और इस प्रकार वो किसी से ठेके के अंतर्गत, लीज पर, या फिर मजदूरी के आधार पर वो कृषि कार्यों में अपना काम करता है, और उसके कार्य से जो है उसको उपलब्ध जितना खाना मिलना चाहिए, खाद्यान्न मिलना चाहिए, वह पूर्ति नहीं कर पाता है। तो भूमिहीन किसान जो है खाद्य असुरक्षित लोग हैं। इसी तरीके से जो पारंपरिक दस्तकार हैं, जो पुराने समय से जिनके दस्तकारी हैं, जैसे हम कुम्हार की बात करते हैं, लोहारों की बात करते हैं, चर्मकारों की बात करते हैं, या और भी इस प्रकार के ट्रेडिशनल जो दस्तकारी थी, उसके आधार पर वो लोग अगर आज भी इसमें लिप्त हैं तो वो भी जो हैं एक जून की जो रोटी होती है, जो पर डे का खाना होता है, उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जो निरक्षर लोग हैं वो खाना खा लेते हैं, मान लो उनके पास खाना की उपलब्धता है लेकिन पौष्टिक खाना नहीं है, तो साथ साथ में निरक्षर लोगों में भी जो है खाद्य सुरक्षा देखने को मिलती है। भिखारी लोग हैं, अनियमित श्रमिक हैं। अनियमित श्रमिक मतलब आज काम मिला कल नहीं मिलेगा, परसों मिला, तो इस तरीके से इस टाइप के मज़दूर लोग हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर जिसे हम कह सकते हैं, तो उस टाइप के लोग भी जो हैं वो खाद्य सुरक्षा से पीड़ित हैं। और इसी तरीके से जो ट्राइबल्स लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, ये जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि ये वनों की उपज पर आधारित है, और आधुनिक तरीके से जो कृषि की जाती है अधिक उत्पादन वाली, वो यहाँ तक इनकी पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसी कारण जो है ये खाद्य असुरक्षित समूह में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खाद्य असुरक्षा के जो प्रकार हैं वो क्या हो सकते हैं। तो अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो खाद्य सुरक्षा है उसमें खाली भरपेट खाना की बात नहीं होती है, बल्कि उसमें पौष्टिक भी होना चाहिए। तो हम इसे दो स्तरों में बांटते हैं, एक मध्यम स्तरीय खाद्य सुरक्षा है और दूसरा गंभीर खाद्य असुरक्षा है। तो मध्यम स्तर में लोग जो हैं इस प्रकार से उपलब्ध होते हैं कि वो कभी कभी खाद्य की कमी उनके पास होती है, किसी कारण से महीने में या साल में वो कभी कभार जो है इस प्रकार से जो खाने की उपलब्धता होती है उसकी कमी वो महसूस करते हैं, या कई बार वो भोजन की मात्रा या फिर उसकी जो गुणवत्ता होती है उसके साथ समझौता करते हैं। कई बार देखा होगा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं तो वो लोग बस सोचते हैं कि चलो आज आटा नहीं है तो आज चावल ही बना लेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, या फिर वो दाल ही दाल खाते रहते हैं, या फिर हरी सब्जी खाते रहते हैं, या फ्रूट्स का जो अवेलेबिलिटी है या दूध की अवेलेबिलिटी है, उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके खाने में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, आगे गंभीर खाद्य संकट वाले लोग हैं, ये वो उस प्रकार के जो खाद्य सुरक्षा है इसके अंतर्गत ऐसे लोग होते हैं जो कई दिनों तक भोजन से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग भी शहरों में अधिक मिल जाएंगे देखने को। और आप लोग देखते होंगे जब भंडारा वंडारा कहीं लगता है तो रोड के किनारे इस प्रकार के लोग दिख जाते हैं आसानी से, जो अजीब से मायूस सी शक्ल और उस पर एक निराशा जो दिखती है वो दूर से दिख जाती है कि व्यक्ति कई दिन से भूखा है। और इस प्रकार से वो खाली पौष्टिकता की तो छोड़ो, उसका पेट भी नहीं भर पाता है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं गंभीर खाद्य संकट की ओर आते हैं, और ये लोग जो हैं भूखे समझे जाते हैं। इसको हम उस कैटेगरी रखते हैं जो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत या दुनिया में लॉन्च की जाती है 2015 के आसपास से, तो तब से 2005 से सॉरी, तो तब से वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब उसमें भूखों को काउंट किया जाता है, वो कई दिन से जो है भूखे होते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य असुरक्षा के प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे
इसके कारण क्या हैं? तो सबसे पहला कारण गरीबी है। गरीबी के कारण लोग अपने संसाधनों के अभाव में जीते हैं। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण खाने की बजाय भारत में अधिक खाने पर जोर दिया जाता है, और जो अधिक खाना खा लेता है उसी को हम कहते हैं कि नहीं, भरपेट खाना खा रहा है। जबकि खाद्य का मतलब है एक पौष्टिक वाला आवश्यक खाना, जितना हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। धार्मिक कारण भी हैं दोस्तों कुछ, जैसे हम बात करते हैं कुछ घरों में अंडा तक भी जो है वो नॉनवेज माना जाता है, जबकि अंडा प्रोटीन का सबसे एक सस्ता स्रोत है और उसका प्रयोग बहुत घरों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार भी जो है कुछ और भी धार्मिक कारणों को हम जोड़ सकते हैं, जिसके कारण जो है लोग अपने खाने में मीट या फिर अंडे की जो उपलब्धता है उसको वो नहीं रखते हैं, और अलग अलग टाइप के जो कारण है वो बताकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है एमएसपी का प्रभाव। यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो कुछ फसलों के लिए आया, और इससे किसान जो है केवल चावल, गेहूं, इस प्रकार के जो खाद्यान्न थे उसको उत्पादन करने के लिए लालायित हुए। बाकी जो प्रोटीन युक्त जो मोटे अनाज थे उनको उन्होंने बोना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से एमएसपी का प्रभाव भी जो है भारत में देखने को मिलता है। गरीबों की उचित पहचान नहीं हो पाती है दोस्तों। कई बार जो है जब कोई इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं कि सब्सिडी पर जो है अनाज उपलब्ध होगा या कुछ, तो फिर वहाँ पर ग्राम प्रधान या फिर उस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनकी मिलाभगत से गलत लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है और गरीब वैसे ही रहता है। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है व्यापार सुगमता। आप लोग हर साल देखते होंगे व्यापार सुगमता सूचकांक। तो इसके आधार पर डब्ल्यूटीओ जो है ऐसा एक माहौल तैयार करने के लिए बाध्य करता है दूसरे देशों को कि भाई आप अपने यहाँ पर जो दी जाने वाली सब्सिडीज़ हैं उसको कम करें ताकि फेयर कंपटीशन हो। तो इस कारण जो है भारत की जो सरकार है लगातार जो खाद पर मिलने वाली सब्सिडी है या जो फसल है उस पर मिलने वाली जो सब्सिडीज़ हैं, या फिर कहेंगे जो खाद जो फर्टिलाइज़र्स हैं उस पर मिलने वाली सब्सिडी जो हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं, और इससे जो है जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी महंगाई बढ़ रही है और जो उपलब्धता है लोगों की वो कम होती जा रही है। जो भंडार गृह हैं वो दुर्व्यवस्था में हैं। जो गोदाम है सरकार के द्वारा बनाए गए, या फिर हम अपने घरों की भी बात करते हैं तो उसमें से बहुत सा अनाज जो है प्रत्येक वर्ष जो है घून के कारण, नमी के कारण या फिर और दूसरे कारण जो है वो ख़राब हो जाता है। और एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग जो भंडारित अनाज हैं उसका 25% यानी कि 1/4 अनाज जो है वो ख़राब हो जाता है, और इस प्रकार से उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये भी एक खाद्य सुरक्षा को जन्म देता है। दोस्तों, इसके संबंध में खाद्य सुरक्षा को कैसे दूर करा जाए, समय समय पर सरकार ने कई कानून बनाए हैं। तो देश के प्रत्येक नागरिकों को भोजन का जो अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की संसद ने 2013 में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जो है वो लाया था, और इसे खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत जो है 1.2 अरब जो भारत की जनसंख्या थी उस समय पर 2013 के आसपास, तो वहाँ पर लगभग 2/3 लोगों को जो है कम दाम पर यानी कि सब्सिडाइज कर अनाज प्रदान करने की व्यवस्था थी। हम इसे आगे देखेंगे कि जैसे 3 रुपये किलो जो था वो चावल की व्यवस्था थी, और इसी टाइप से फिर जो गेहूं था 2 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से उसमें व्यवस्था की गई थी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट था उसके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जब आया तो उसके द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं जो उससे पहले चल रही थी, जैसे मिड डे मील योजनाएं हैं, या एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं थी, या फिर जो हमारी पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सब को इसमें शामिल कर लिया गया। और 2017-18 में जो था एक नया जो पीडीएस सिस्टम था जिसे हम टारगेटेड पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसको लागू किया गया। और इसके तहत जो है खाद्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए लगभग सरकार को जो है जो उसका टोटल खर्च है उसका 7.6% आवंटित किया गया था। तो एक बड़ी राशि थी सब्सिडी के रूप में, जिसे धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। और दोस्तों, चर्चा का विषय भी इसीलिए है कि जो एनएफएसए है उसका जो है वो दायरा कम करती जा रही है सरकार, जबकि भारत में
जो खाद्य सुरक्षा है वो बढ़ती जा रही है और हम एक वेलफेयर स्टेट से दूर होते जा रहे हैं। और अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी तो हमारे जो आने वाला वो रहेगा उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे लक्ष्यों को। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत की 70% आबादी को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, ताकि देश में भूखमरी और कुपोषण को जो है वो कम किया जा सके या उसे बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% को रियायत दर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ये आप लोग नोट करेंगे क्योंकि इसे अभी मार्च महीने में जो है कम करने का एक टारगेट आया है और उसको पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण आबादी का 75% था और शहरी आबादी का 50% इसको कवर करने का वो था। प्राथमिकता वाले परिवारों को कुछ क्षेत्र ऐसे देखे गए थे जहां पर ज़्यादा खाद्य सुरक्षा है कुछ राज्यों में और उन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में, तो वहां पर हर महीने 35 किलो सस्ता अनाज दिए जाने तक का लक्ष्य रखा गया था। राशन की दुकान पर चावल जो था वो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। बाद में इसमें मोटा अनाज जोड़ा गया जैसे राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ पर 1 रुपये प्रति किलो की कीमत पर इन सब चीज़ों को दिया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो थीं उन सबको, माताओं को, सबको जोड़ा गया और मुफ्त में भोजन की व्यवस्थाएं दी गई। खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए कुछ आयोग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि ग्रामीण जनसंख्या का जो कवरेज था 75%, उसे घटा करके 60% कर दिया गया और शहरी क्षेत्रों में 50% से घटाकर 40% कर दिया गया। यानी कि जो मिलने वाला राशन है वो अब कम लोगों तक पहुँच पाएगा। यदि राष्ट्रीय कवरेज के अनुपात को हम नीचे की ओर संशोधित किया जाता तो केंद्र की ओर से इतना बचत कर सकते थे। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। और इसी तरीके का जो केंद्रीय निर्गमन मूल्य है हमारा, उसमें भी संशोधन के लिए अभी रखा गया है और अभी इस पर संशोधन आना बाकी है। तो इसलिए चर्चा में है कि हम एक और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं और भारत में हम बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस प्रकार की योजनाओं का क्या फ़ायदा होगा जब आपकी जो 40% जनसंख्या है वो भूख की कगार की ओर जा रही है। तो दोस्तों, ये एक सोचनीय विषय है और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस प्रकार की योजनाओं को भी लागू करेगी जिससे लोगों की भूख हट जाए। आप लोगों को पता होगा कि अभी 2000 जो हमारी 19 की कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। तो 2019 की भारत में जो रिपोर्ट में जो स्थान था वो 102वां स्थान था। यानी कि हम दुनिया में जो हैं 102वें स्थान पर, यानी कि सबसे नीचे पायदान पड़ते हैं हम भूखमरी में। और ये एक शर्मनाक स्थिति थी कि हमसे पाकिस्तान, जिससे लगातार हम लोग कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे देश और जिनके पास अभाव कम है, वो भी जो है हमसे बेहतर स्थिति में थे इस इंडेक्स में, GHI जो 2019 का था। तो दोस्तों, सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो दायरे हैं उसको कम करें या फिर किस तरीके से, और इसमें जो हमारे भंडारण की स्थिति है या फिर कुछ लोगों को जो टारगेटेड किए गए हैं उनको कूपन दे करके फ्री, जो इस प्रकार की दुनिया भर में देखने को मिलती हैं, योजनाओं को लॉन्च किया जा सकता है और खाद्य सुरक्षाओं को जो है दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ MSP का दायरा जो है वो विभिन्न जो प्रोटीन युक्त हमारे मोटे अनाज हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए उसको कवर किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे दालों के लिए इसको बढ़ाया गया था और तेल तक के लिए भी इसको कुछ किया गया था। तो दोस्तों, इस पर पुनः सरकार को चर्चा करनी चाहिए और लोगों तक जो है एक खाद्य सुरक्षा का वो करें, ताकि जब मनुष्य स्वस्थ होंगे, जिस देश में 1/4 जनसंख्या अपाहिज होगी, एक तरीके से कमज़ोर होगी, तो उस देश का विकास हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हम सब के सामने एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है। और अपेक्षा है कि आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा और सरकार के उद्देश्य भी समझ में आए होंगे कि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो इस प्रकार के देश की जो जिम्मेदारी है वो बनती है कि वो लोगों तक खाना मुहैया कराए, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है
दोस्तों इस प्रकार के जो हाईवेज़ और जो अच्छी अच्छी ट्रेनें और इस टाइप का जो भारत हम बनाने की बात कर रहे हैं वो बनना चाहिए, लेकिन हम किस कीमत पर बना रहे हैं इस पर भी पुनः चर्चा करनी चाहिए। और इस प्रकार का जो स्थिति है उसको हम पुनः सब लोग खुशहाली में बदलें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दोस्तों मिलता हूँ अगले फिर एक पुनः रोचक तथ्यों के साथ, एक रोचक विषय के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें और अपना ध्यान रखें और कम खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।